तरीके की घटना बनारपुर में हुई, इस चौसा ब्लॉक में हुई, उस पे क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा शर्मनाक और निंदनीय घटना शायद और कोई नहीं हो सकती। जिस तरीके से हमारे अन्नदाता को, जो हम सबका पेट भरते हैं, उनके घर, उनके परिवार वालों को जिस तरीके से घुसकर लाठी चलाई गई, उनको पीटा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हैं। क्या सिर्फ लाठी चलाना ही हर समस्या का समाधान है? बताएं ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जब छात्र सड़क पर उठते हैं तो आप लाठी चलाते हैं, जब शिक्षक सड़क पर उतरते हैं तब आप लाठी चलाते हैं, जब किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर, भाई मुझे एक मांग इनकी बता दीजिए जो नाजायज़ हो। उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या ये नाजायज़ मांग है? क्या आज की तारीख में आप इनकी ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं और आप इनको 1 दशक पहले का मुआवजा उस रेट के हिसाब से आप दे रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या ये गलत मांग ये लोग अपनी रख रहे हैं वहाँ पे? जब ये अपनी जायज़ मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, एक तो आप इनकी ज़मीन इनसे ले रहे हैं और उसके बदले में आप किसी तरीके की सेंस ऑफ सिक्योरिटी इनको देना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। और ऊपर से जब आप इनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो कम से कम उसको बढ़ाइए तो नहीं। ये पहले ही बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं और ऊपर से आप इनके घर में घुसकर मारपीट कर कर, बहन बेटियों के साथ मारपीट कर कर, बच्चों को गिरफ्तार कर कर आप इनकी समस्या को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। झूठे मुकदमे इनके ऊपर करने का आप काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा, जो समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकले हैं, क्या यही समाधान है? क्या हर समस्या का समाधान मुख्यमंत्री जी के पास सिर्फ लाठी चलाना ही है? पर हकीकत है भैया, जो मुख्यमंत्री खुद तमाम समस्याओं की जड़ में हो, उनसे समाधान की उम्मीद रखना भी मुझे लगता है अब गलत है। कल जब पूछा गया मुख्यमंत्री से कि आप चौसा के बारे में जानते हैं तो उन्होंने बोला मुझे पता नहीं, मैं पता कर रहा हूँ। पता ही नहीं है इन लोगों को। इनके सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री किसी को पता ही नहीं है, किसी के संज्ञान में ही नहीं है। बताइए, इतनी बड़ी घटना घट जाती है यहाँ पे जिसकी वजह से पूरा प्रदेश, पूरा देश शर्मसार होता है। भाई, कृषि प्रधान देश है हमारा, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। जय जवान जय किसान का नारा हम लोग दशकों से देते आए हैं। ऐसे में किसानों की पिटाई, किसान परिवारों की महिलाओं बेटियों के साथ पिटाई, पूरा देश शर्मसार हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं हमको जानकारी नहीं है। क्या समाधान करने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को यहाँ नहीं आना चाहिए था? क्या सबसे पहले यहाँ पे किसानों की समस्या का समाधान नहीं करना चाहिए? तो और आज से नहीं बैठे भैया, ये 80-85 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से बिना किसी को परेशान किए हुए। क्या यहाँ पे आकर समाधान करना मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? और ऊपर से उनका बयान देख लीजिए, हमको जानकारी ही नहीं है। डीएम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भैया? स्थानीय प्रशासन के लोग खुद प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं यहाँ पर। खुद भ्रष्टाचार की देन उन्होंने उनकी योजनाओं को बना के रखा हुआ है और ऐसे में मुख्यमंत्री यहाँ पे आना तक जरूरी नहीं समझते, तो दर्शाता है कि भैया कितना संवेदनहीन है मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर। एक बात और, जिस तरीके से रामचरित्र मानस को लेकर शिक्षा मंत्री बिहार के जो बयान दिए, उसके बाद ये कहना कि मैं अपने बयानों पे अडिग हूँ, आप इसे कैसे देख रहे हैं? बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं शिक्षा मंत्री। बांटो और शासन करो, यही राजनीति तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करते आए ना भैया। आज तक मुख्यमंत्री जी पिछले 16, 17, 18 सालों में कैसे मुख्यमंत्री बने? दलित को महादलित कर कर, पिछड़ा को अति पिछड़ा कर कर, अगड़ा पिछड़ा कर कर, हिंदू मुस्लिम कर कर, कोरी कुर्मी कर कर, लव कुश कर कर, और तो और महिला पुरुष कर कर। मुख्यमंत्री जी का वो शर्मनाक बयान पुरुषों के बारे में जो इन्होंने दिया जनसंख्या को लेकर, यही बंटवारे की राजनीति करते करते मुख्यमंत्री इतने सालों से मुख्यमंत्री बने हैं ना। और आज फिर से उनके मंत्री का ये शर्मनाक बयान ये बंटवारे की राजनीति का हिस्सा है और साथ में ध्यान भटकाने का। क्योंकि आज की तारीख में जितने ज्वलंत विषय हैं उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए, तो आप ऐसे बयान दीजिए। पर ऐसे बयान देते हुए एक बार ऐसे शिक्षा मंत्री नहीं सोचते कि भैया कितनी इससे आगजनी होगी। करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। रामचरितमानस के बारे में इस तरीके की शर्मनाक बात करके अब करोड़ों लोगों की भावना के साथ, भाई आस्था का विषय है ये, आप होते कौन हैं उसके ऊपर उंगली उठाने वाले? आप होते कौन हैं उसके ऊपर बयानबाजी करने वाले?
ऐसे शिक्षा मंत्री को 1 मिनट अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे लोग जो ऐसे बयान के बाद भी उनको अपनी पार्टी में रखे हुए हैं या उनको अपनी कैबिनेट में रखे हुए हैं, ये ऐसी सरकार की मानसिकता को भी दर्शाता है कि इनकी मानसिकता ही है कि भैया देश में कैसे आगजनी हो, देश में कैसे बंटवारे की राजनीति को परवान चढ़ाया जाए। एक अंतिम सवाल, शरद यादव जी नहीं रहे, कल उनकी मृत्यु हो गई, तो जिंदाबाद जिंदाबाद शरद यादव जी नहीं रहे, कैसे देख रहे हैं? आदरणीय शरद जी का जाना भाई मेरे लिए एक बहुत व्यक्तिगत क्षति है। आज मुझे वही पीड़ा हो रही है जिसका एहसास मुझे पापा के जाने के बाद हुआ था। उनके साथ जो हम लोग के संबंध थे, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे उनके साथ की कोई राजनीतिक यादें ही नहीं हैं, सिर्फ पारिवारिक यादें हैं कि कैसे मैं एक बच्चे के तौर पर उनकी गोद में खेलता था, उनके परिवार के साथ, उनकी बेटियां, उनके बेटे, शांतनु, हम सब भाई बहनों की तरह कैसे एक साथ एक घर में खेलते थे, कूदते थे। यही तमाम यादें हैं मेरी उनके साथ। लेकिन अंतिम समय में जो हुआ उनके साथ गलत था। जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटना पड़ा, जिस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी हुई, उनको आप कैसे देखते हैं? अंतिम दिनों में जिस तरीके से, और वही है भाई, आज बहुत से लोग आएंगे उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, आंसू बहाएंगे, पर ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब वो अपने जीवन के अंतिम दौर में सबसे विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे थे। किस तरीके से उनको घर खाली करना पड़ा, 7-7 बार के सांसद, लोकसभा के 2-2 बार राज्यसभा से रहे, मंत्रिमंडल में रहे, बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और देश के शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की बुलंद आवाज़, जिस तरीके से समाजवाद की वो एक बुलंद आवाज़ रहे, छात्र आंदोलन से निकले, कोई ऐसा लड़ाई नहीं होगी जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान नहीं दिया। और अपने अंतिम दिनों में किस परिस्थिति में वो रहे, उनके घर को खाली कराया गया। आज वही तमाम लोग जो उनके बारे में बड़ी बातें कर रहे हैं, पर थे कहाँ उस वक्त उनका साथ देने के लिए? भाई मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा इसको लेकर, पर हाँ हकीकत है, हर कोई जानता है भाई किस तरीके से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से जनता दल यूनाइटेड से हटाया गया, कैसे रातों रात उनकी कुर्सी को छीना गया अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए। ये किसी से नहीं छुपा है।